तड़ीपार गुंडा, स्टॉक ब्रोकर से लेकर आधुनिक चाणक्य और अगला मोदी। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा नेता हो जिससे लोग या तो बेपनाह मोहब्बत करते हैं या एक हद तक नफरत। एक ऐसा नाम जिसने पूरी भारतीय राजनीति को बदल कर रख दिया। नॉर्थ ईस्ट हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो या फिर केरला, बीजेपी ने अपना राजनीतिक पैर उन जगहों पर भी जमाया जहां कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। और इन सब के पीछे है सिर्फ एक नाम, अमित शाह। जिस कांग्रेस ने उन्हें जेल भेजा वो आज एक दो राज्यों में सिकुड़ गई है। जिस चिदंबरम ने उन्हें गिरफ्तार करवाया वो खुद तिहाड़ जेल गए। और जिस ममता ने मजाक उड़ाया उनकी सरकार 2026 में बंगाल से उखड़ गई। लोग कहते हैं कि जहां बाकी लोगों की सोच खत्म होती है वहां से उनकी अगली चाल शुरू होती है। मोदी जी के बारे में तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन असल में चाहे आर्टिकल 370 हो, राम मंदिर का मामला हो या 3 तलाक हो, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही नाम है और वो है अमित शाह। आज हम देखेंगे अमित शाह की असली कहानी, मोदी जी के साथ कैसे जुड़े, योगी के साथ लड़ाई के मामले, और क्या सच में अगले प्राइम मिनिस्टर अमित शाह ही होंगे। आइए देखते हैं। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक रईस गुजराती परिवार में हुआ, जिनके पूर्वज मानसा रियासत के नगर सेठ यानी नगर के सबसे बड़े व्यापारी हुआ करते थे। उनके पिता अनिल चंद्र शाह पीवीसी पाइप का सफल बिजनेस चलाते थे, लेकिन इस बच्चे को जिसने गढ़ा वो पैसा नहीं था, वो एक औरत थी। माँ कुसुमबेन खादी पहनती थीं, ज्यादा नहीं बोलती थीं, और जो करती थीं वो आंखों से दिखता था। सादगी, अनुशासन और एक अजीब किस्म की जिद जो किसी के सामने नहीं झुकती, वो सब अमित शाह में उतर गया बिना कहे। बचपन से ही उन्हें महान राष्ट्रवादियों की जीवनियां पढ़ने का शौक था और बचपन में ही मानसा के आसपास की आरएसएस शाखाओं में जाने लगे थे। 16 साल की उम्र तक मानसा गांव में पढ़ाई हुई, जहां इंडियन वैल्यू ट्रेडिशन के तहत गायकवाड़ राज्य के विद्वानों से शिक्षा मिली। राजनीति की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि गलियों में पोस्टर चिपकाने से हुई। 1977 में महज 13 साल की उम्र में पहली बार चुनावी पोस्टर चिपकाए थे। 16 साल की उम्र में परिवार अहमदाबाद आ गया और यहाँ सीयू शाह साइंस कॉलेज में बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई की। इसी कॉलेज में 1980 में उन्होंने आरएसएस को फॉर्मली ज्वाइन किया। यहीं पर 1982 में पहली बार नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, अहमदाबाद के आरएसएस सर्कल्स में। उस वक्त मोदी एक छोटे आरएसएस प्रचारक थे और शाह एबीवीपी के काम में लगे थे। उसी साल उनकी ऑर्गेनाइजेशनल काबिलियत देखकर उन्हें एबीवीपी के गुजरात यूनिट का जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया, जहां उन्होंने सीखा कि युवाओं की ऊर्जा को संगठन में कैसे ढाला जाता है। राजनीति में आना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि बेटा खानदानी धंधा संभाले, और एक बार गुस्से में कह दिया, राजनीति छोड़ो नहीं तो घर से निकाल दूंगा। अमित शाह ने कोई बहस नहीं की, अपना झोला उठाया और शाखा चले गए। अहमदाबाद के कोऑपरेटिव बैंक्स में स्टॉक ब्रोकर की तरह भी काम किया, लेकिन मन तो राजनीति में ही रमा था। ये घर से पहला निकाला जाना था जिसने उन्हें भीतर से इतना मजबूत किया कि बाद में दुनिया का कोई भी डर उन्हें डरा नहीं पाया। बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई ने उन्हें हर समस्या को बारीक लेवल पर जाकर हल करने का फॉर्मूला दिया, और 1987 में उन्होंने औपचारिक रूप से बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा ज्वाइन की और अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। 1989 में जब पहली बार अहमदाबाद के नारायणपुरा वार्ड से म्युनिसिपल चुनाव लड़े और 13,000 से ज्यादा वोट्स के रिकॉर्ड मार्जिन से जीत हासिल की, और उसी साल बीजेपी अहमदाबाद सिटी के सेक्रेटरी बनाए गए। 1991 में एलके आडवाणी का गांधीनगर से पूरा इलेक्शन कैंपेन मैनेज किया। आडवाणी को करीब से देखा, उनसे सीखा और उस दौर में ये समझा कि चुनाव सिर्फ नेताओं से नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से जीते जाते हैं। 1997 में पहली बार एमएलए बने सरखेट सीट से, और फिर एक के बाद एक जीत। 1999 में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की कुर्सी मिली, गुजरात का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक। लेकिन अमित शाह के लिए यह सिर्फ एक बैंक की चेयर नहीं थी, ये कांग्रेस की आर्थिक रीढ़ तोड़ने का अवसर था। जो किसान कभी बैंक की सीढ़ियां चढ़ने के काबिल नहीं समझे जाते थे, उन्हें शेयर होल्डर बना दिया।
कांग्रेस के नेताओं को कोऑपरेटिव बैंक्स और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन से एक एक करके बाहर का रास्ता दिखाया। और यही वो तकलीफ थी जो कांग्रेस को सबसे ज्यादा चुभी। 2002 में जब नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दूसरी बार गवर्नमेंट बनाई तो अमित शाह को कैबिनेट में लिया और एक साथ 10 पोर्टफोलियो दिए। होम, ट्रांसपोर्ट, प्रोहिबिशन, लॉ, एक्साइज, सब एक साथ। इतने पोर्टफोलियो एक मिनिस्टर को गुजरात के इतिहास में पहले कभी नहीं मिले थे। वो गुजरात के यंगस्ट मिनिस्टर थे और तेजी से मोदी के सबसे भरोसेमंद आदमी बन गए। उन दोनों की जोड़ी ने मिलकर गुजरात में कांग्रेस को हर लेवल पर खत्म किया। कोऑपरेटिव बैंक से लेकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस तक, विलेजेस से लेकर असेंबली तक। राजनीतिक गठबंधन तो बहुत देखे हैं इस देश ने, लेकिन मोदी और शाह का रिश्ता उससे कहीं अलग है। 2002 में जब गोधरा की आग बुझी तो उसका धुआं मोदी तक पहुंचा और पूरी दुनिया ने उन्हें घेर लिया। उस वक्त अहमदाबाद के एक छोटे से ऑफिस में एक आदमी रात भर बैठा था, अमित शाह। फाइल्स खुली थी और वो हर उस कानूनी रास्ते को ढूंढ रहे थे जो मोदी को बचा सके। ये उनकी ऑफिशियल जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन शाह ने फिर भी किया। करीबी लोग बताते हैं कि जब मोदी गलत दिशा में जा रहे होते हैं तो पूरी कैबिनेट चुप रहती है। सिर्फ अमित शाह दरवाजा बंद करके सच बोलते हैं और मोदी सुनते हैं। इन दोनों ने गुजरात में वो काम किया जो किसी ने सोचा नहीं था। खानदान की राजनीति की जगह परफॉर्मेंस की राजनीति खड़ी की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी जो कुछ हुआ उसने न केवल शाह की जिंदगी बदल दी, बल्कि आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति के पूरे परिदृश्य को ही उलट पुलट कर देने वाला भी साबित हुआ। जुलाई 2010 गुजरात में एक सुबह सीबीआई की गाड़ियां अमित शाह के घर के बाहर रुकी और कुछ ही घंटों में पूरे देश में एक ही ब्रेकिंग न्यूज थी। गुजरात के होम मिनिस्टर अमित शाह गिरफ्तार। आरोप मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी वो आरोप जो किसी भी राजनेता का पूरा करियर एक झटके में खत्म कर देते हैं। सीबीआई का कहना था कि 2005 में एक गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख को जो एनकाउंटर में मारा गया था वो असली एनकाउंटर नहीं था और उसके पीछे मास्टरमाइंड थे अमित शाह। गुजरात पुलिस ने उस वक्त कहा था कि सोहराबुद्दीन लश्कर-ए-तोयबा का टेररिस्ट था जो नरेंद्र मोदी को मारने आया था। लेकिन कुछ दिनों में पूरी कहानी पलट गई। उसकी पत्नी कौसर बीबी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बीजेपी ने तब भी कहा और आज भी कहती है कि ये पूरा केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। लेकिन उस वक्त अमित शाह को सीधे साबरमती जेल भेज दिया गया, पूरे 90 दिन। साबरमती जेल की उन ठंडी सलाखों के पीछे अमित शाह ने एक काम किया जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने पढ़ना शुरू किया। चाणक्य नीति, शिवाजी महाराज की रणनीतियां, एक एक शब्द को उन्होंने इस तरह पढ़ा जैसे कोई प्यासा आदमी पानी पीता है। लेकिन उस दौरान एक ऐसा दर्द आया जो किसी किताब में नहीं था। 2010 में जब वो जेल में थे, उनकी मां कुसुमबेन चल बसी। जिस मां ने उन्हें सादगी सिखाई थी, जिसकी वजह से खाकी उनके जीवन में आई थी। उनके आखिरी वक्त में बेटा उनके पास नहीं जा सका। ये दर्द किसी भी इंसान को अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन अमित शाह के साथ उल्टा हुआ। ये दर्द उन्हें पत्थर की तरह सख्त बना गया। फिर बेल मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने शाह को अंदर से तोड़ दिया। गुजरात में प्रवेश करने पर पाबंदी, अपने ही राज्य से तड़ीपार। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजरात की गलियों में खपाई थी। हर बूथ उसमें जाना था, हर गांव उसने नापा था, हर कार्यकर्ता उसका अपना था। और एक दिन अचानक वो सब छिन गया। न गांव जा सकता था, न वर्कर्स से मिल सकता था, न उस जमीन पर पांव रख सकता था जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था। दिल्ली के गुजरात भवन के छोटे से कमरे में 2 साल तक अपनी पत्नी के साथ रहे। उस समय टीवी पर हर रात एक ही चेहरा था, अमित शाह का। लेकिन उनके साथ जो शब्द जुड़े थे वो किसी की भी रूह कांपा दें। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, क्रिमिनल मास्टरमाइंड, मोदी का गुंडा। इंग्लिश चैनल्स पर एंकर बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते थे। अमित शाह का पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया, जैसे ये कोई न्यूज नहीं बल्कि एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हो। और इस पूरी कहानी के डायरेक्टर थे पी चिदम्बरम, उस वक्त देश के होम मिनिस्टर। सीबीआई उनकी मिनिस्ट्री के अंतर्गत थी। उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन वो खुद उसी रास्ते से गुजरेंगे। वही गिरफ्तारी, वही जेल, वही तिहाड़ की कोठरी। वक्त का हिसाब बड़ा बेरहम होता है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इतना सब सिर्फ सोहराबुद्दीन के लिए था? बिल्कुल नहीं।
कांग्रेस को मोदी से नहीं डर था, कांग्रेस को उस इंजन से डर था जो मोदी को चलाता था। मोदी भीड़ के सामने खड़े होते थे, शाह पीछे बैठकर हर वोट की गिनती करते थे। मोदी चेहरा थे, शाह वो दिमाग थे जिसने 1995 तक गुजरात में कांग्रेस के अजय खाम फॉर्मूला को क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम तोड़कर रख दिया था। हर गांव में कांग्रेस के नेता को बीजेपी में लाया, हर जाति को एक धागे में पिरोया और 2002 तक गुजरात को बीजेपी का गढ़ बना दिया। कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट्स की नींद उड़ गई। उन्होंने एक बात समझ ली, अगर 2014 में मोदी पीएम बने तो ये गुजरात वाली मशीन पूरे देश में फैल जाएगी। तो तय हुआ, मशीन को तोड़ो। जेल भेजा, सोचा टूट जाएगा। राज्य से निकाला, सोचा बिखर जाएगा। मीडिया में रोज बदनाम किया, सोचा लोग भूल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस भूल गई कि जो इंसान अपने पिता के घर से निकलकर शाखा चला गया था, उसे बेघर करना इतना आसान नहीं था। सितंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी हटाई। गुजरात के दरवाजे फिर खुले। लेकिन जो अमित शाह गुजरात से गया था और जो वापस आया, वो एक ही इंसान नहीं था। 2 साल की तड़ीपारी ने उन्हें जो दिया, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती थी। एक ऐसी आग जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर से जलती रहती है। जुलाई 2014, वो इंसान जो 4 साल पहले जेल में था, जिस पर मर्डर के आरोप थे, जिसे उसके अपने राज्य से निकाल दिया गया था, वो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बन गया। लेकिन अमित शाह ने अपनी कसम नहीं भूले थे। एक के बाद एक राज्य, पहली बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार, 10 साल बाद महाराष्ट्र में वापसी, 2016 में असम में तरुण गोगोई की 15 साल पुरानी कांग्रेस सरकार खत्म, 2017 में यूपी में ऐतिहासिक जनादेश, 403 में से 312 सीटें, 2018 में त्रिपुरा में 25 साल पुराना लेफ्ट फ्रंट खत्म। पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक के बाद एक बीजेपी की सरकारें। कांग्रेस के पेड़ एक एक करके गिरते रहे। एक वक्त था जब कांग्रेस के बिना दिल्ली की कल्पना नहीं होती थी। वही कांग्रेस 2014 में 44 सीटों पर आ गई। फिर आया मई 2019 और अमित शाह के हाथ में आई इंडिया के होम मिनिस्ट्री। उस चेयर पर बैठते वक्त अमित शाह के मन में क्या चल रहा होगा, ये तो वही जानते हैं। लेकिन जो लोग इतिहास जानते थे वो समझ गए, ये वही पोस्ट थी, वही ऑफिस, वही सीबीआई और ईडी जिनके अंतर्गत 2010 में शाह को जेल भेजा गया था, वही पावर्स, बस नाम का तख्ती बदली थी। चिदंबरम की जगह शाह। और फिर अगस्त 2019 में जो हुआ वो काफी दिलचस्प था। 21 अगस्त को जब चिदंबरम का एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुआ तो वो अचानक गायब हो गए। पूरे 24 घंटे मीडिया ढूंढती रही, सीबीआई ढूंढती रही। अगले दिन वो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में खुद प्रकट हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मैंने कोई अपराध नहीं किया। उसके अगले दिन सीबीआई उनके घर पहुंची। मेन गेट बंद था। सीबीआई के एजेंट्स ने दीवार फांदकर घर में एंट्री की और चिदंबरम को गिरफ्तार किया। 5 सितंबर 2019 को उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। 105 दिन तिहाड़ में रहे। 2010 में चिदंबरम होम मिनिस्टर थे, शाह जेल में। 2019 में शाह होम मिनिस्टर थे, चिदंबरम जेल में। वही एजेंसीज, वही पैटर्न, वही दीवारें, बस कुर्सियां बदल गई थी। बीजेपी को 207 सीटें, टीएमसी सिर्फ 80। ममता बनर्जी खुद अपनी सीट हार गईं और उनकी पार्टी तबाह हो गई। बीजेपी के अंदर एक रिश्ता है जो दोस्ती भी है, प्रतिद्वंदिता भी है और एक अजीब सी राजनीतिक तनातनी भी। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ दोनों ताकतवर हैं, दोनों अपनी अपनी जगह अजय हैं। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी 62 से घटकर 33 सीटों पर आ गई तो ये सवाल उठा कि क्या शाह और योगी के बीच तालमेल की कमी ने नुकसान किया। कहा जाता है कि कई सीटों पर योगी की राय को नजरअंदाज किया गया और वो सीटें हारी गईं। बीजेपी के अंदर फुसफुसाहट होती है कि अगर मोदी के बाद कोई पीएम बनेगा तो वो शाह होंगे या योगी, और यही सवाल इस रिश्ते को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। लेकिन पब्लिकली दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। खेल अभी जारी है और अमित शाह अभी सिर्फ 61 साल के हैं। शायद असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं कि योगी और अमित शाह में से अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकता है, तो कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।